वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। कंटिन्यू करेंगे हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की सीरीज़ को। तो इसमें फर्स्ट यूनिट का ये सेकंड पार्ट होगा। यहाँ पे टॉपिक है भारत में आधुनिक शिक्षा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा के लिए वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज के उपरांत यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ था और इस संबंध में एक डेफिनेशन दी गई है टी.एन. सिकेरा के अनुसार, जिसमें बताया गया है कि व्यापार के बाद इस देश में उनका झंडा लहराया और उनके साथ ही उनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। तो पहले व्यापार का झंडा लहराया गया था भारत में, उसके बाद जो है शिक्षा का आरंभ किया गया मिशनरियों द्वारा। आधुनिक शिक्षा का आरंभ तो कैसे जो है बिगनिंग की गई थी आधुनिक शिक्षा की मिशनरी के द्वारा। तो मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ और मिशनरियों का प्रमुख उद्देश्य जो था वो भारत में कैथोलिक धर्म का प्रचार करना था। इसी संबंध में निरुल्ला और नायक के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मिशनरियों को भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रवर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। मिशनरियों के शिक्षा कार्य क्या थे? इसमें बताया गया है कि मिशनरियों में सर्वप्रथम डच मिशनरियों ने चुनसुरा, नागापट्टम तथा विमलीपट्टम में कुछ स्कूलों की स्थापना की थी और इन स्कूलों में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों तथा अन्य भारतीयों के बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात डेन, फ्रांसीसी और पुर्तगाली पश्चात अंग्रेजी मिशनरियों ने अनेक स्कूलों की स्थापना की थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषयों में शिक्षा दी जाती थी। इस तरह से ये मिशनरियों के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसके बाद हम आएंगे 1813 का आज्ञा पत्र जो था इसके बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ईस्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। तो जो भी आज्ञा पत्र होता था वो हर एक 20 साल में जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पुनरावर्तन के पश्चात ही लागू कराया जाता था। इस उद्देश्य से 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष एक आज्ञा पत्र रखा गया, इसका विरोध भी हुआ, परंतु ग्रांट को सफलता प्राप्त हुई थी। और 1813 में आज्ञा पत्र में शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व का सर्वोच्च रखा गया था, जिसमें बताया गया कि साहित्य के पुनरुद्धार तथा समुन्नति के लिए भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा भारत में ब्रिटिश प्रदेश के निवासियों में विद्वानों के ज्ञान का प्रसार तथा विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी। तो इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज़ का जो है डिसाइड कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था कि ये जो अमाउंट होगा वो ब्रिटिश प्रदेश के जितने भी निवासी विद्वान होंगे उनके ज्ञान का प्रसार और उसका विकास करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद 1819 का आज्ञा पत्र आया, जिसमें धारा 43 लगी थी, जिसमें कंपनी के साहित्य को बढ़ावा देगी ये, और साहित्य की भाषा कौन सी होगी, किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन जो है उठे थे। इसके बाद है मैकाले का विवरण पत्र। मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था। तो लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया था। तो लॉर्ड मैकाले जो है भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल की ओर से कानूनी सलाहकार बनाए गए थे। चूँकि मैकाले अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक और प्रकांड विद्वान तथा एक कुशल वक्ता रह चुके हैं, अतः सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर
तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया उसे और विवरण पत्र जो है गवर्नर जनरल को सौंप दिया था। इस तरह से यहाँ पे कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं 1835 के आज्ञा पत्र के बारे में। इसके बाद निस्पंदन सिद्धांत आया, जिसको छनन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसमें बताया गया कि जन समूह में शिक्षा ऊपर से छन छन कर निचले वर्ग तक पहुंचती है। तो जब समाज की अगर हम बात करें तो शिक्षा जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे आती जाती है, छन छन कर नीचे आती है एक वर्ग से दूसरे वर्ग में, और बूंद बूंद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा जो है नीचे को बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी और विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का सिंचन करे। तो इस तरह से जो शिक्षा की बात बताई गई है वो बूंद बूंद करके एक हिमालय या नदी की तरह से बहती जाए और विशाल और चौड़ी होती जाए, जिससे कि जो है हर एक वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जा सके। इसी को फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया था। इसके बाद है बेंटिंक की शिक्षा नीति, जो 1835 में आई थी। इसमें गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ था और इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया था मैकाले द्वारा दिए गए विवरण पत्र पर, और इसके सुझाव को स्वीकारते हुए उन्होंने 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति को की घोषणा की थी। और यह जो नीति थी वो इस प्रकार थी कि शिक्षा के लिए निर्धारित धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के लिए ही किया जाए। तो ये जो नीति थी इसमें ये बताया गया कि शिक्षा के लिए जो धनराशि है उसका सबसे पहले प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शिक्षा के लिए किया जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत, जो हुआ था 1839 में। तो सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन यह प्राचार्य पाश्चात्य विवाद का अंत ना कर सकी, क्योंकि लॉर्ड बेंटिंक 20 मार्च 1835 को वापस इंग्लैंड चला गया और लॉर्ड बेंटिंक ने इंग्लैंड जाते ही प्राचार्यवादी दल से अपना आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर दिया था। इसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड भारत के नए गवर्नर जनरल बन गए थे और भारत में आए थे। उन्होंने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को अत्यंत गंभीर रूप से पाया था और उन्होंने 4 वर्ष तक इसके विवाद पर अध्ययन किया। अध्ययन के बाद इन्होंने बताया, लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया, यह निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि सरकार द्वारा प्राच्य शिक्षा पर कम धन व्यय करना और इस विवाद का प्रमुख कारण था। तो प्राच्य शिक्षा पर कम व्यय किया जाता था, यही मेन जो है विवाद का मुद्दा था। ऑकलैंड ने जो है विश्वास दिलाया कि यदि प्राच्य शिक्षा पर कुछ और धन और व्यय किया जाए तो इससे पाश्चात्यवादी जो है आंदोलन को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने इसका निवारण किया था। इसके बाद आया वुड का घोषणा पत्र, जो 1854 में आया था। तो जिसमें बताया गया कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। तो ये समिति कौन सी थी? इस समिति को 1853 तक की भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया गया इसमें, और उस सब पर विचार करने के बाद भारतीय शिक्षा पर अपने सुझाव दिए गए थे। तो सबसे पहले भारतीय शिक्षा का गहनता से अध्ययन किया गया, उसके बाद उस पर विचार दिए गए। समिति के जो सुझाव के आधार थे उसी आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी थी और इस समय सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। इसलिए उन्हीं के नाम पर कंपनी ने नया आज्ञा पत्र वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित कर दिया था। तो इसी को जो है वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है, जो लागू हुआ था 1854 में। इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं।
इसके बाद हम आएंगे भारतीय शिक्षा आयोग पर, जिसको हंटर कमीशन कहा जाता था। ये 1882 में आया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था। तो इस तरह से लॉर्ड रिपन के द्वारा सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा के आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसके अध्यक्ष का नाम सर विलियम हंटर था, इसलिए इस आयोग का नाम भी हंटर आयोग पड़ गया। हंटर आयोग के कुछ विशेषताएं और सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद हम आएंगे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति पर, जो आई थी 1904 को। तो लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन में 1904 को जो हुआ था, इसमें पारित प्रस्ताव के आधार पर 11 मार्च 1904 को अपनी नई शिक्षा नीति को एक प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रकाशित किया था। तो प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव इन्होंने कुछ दिए थे, जिसमें इन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देना चाहिए, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें। और दूसरा यहाँ पे था कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य दायित्व होना चाहिए। तीसरा था कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इसी तरह से माध्यमिक के लिए सुझाव दिया, फिर उच्च शिक्षा के लिए भी सुझाव दिया गया था। इसके बाद हम आएंगे गोखले विधेयक पर। गोखले विधेयक 1911 में पारित हुआ था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च 1910 को केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव के संबंध में कोई भी कदम नहीं उठाया। इसलिए गोखले ने अपने प्रस्ताव को विधेयक के रूप में 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा में फिर से प्रस्तुत किया था और इस विधेयक में कुछ सुझाव भी दिए गए, जिसमें पहला सुझाव था कि भारत सरकार में अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। इसके बाद दूसरा सुझाव था कि स्थानीय निकाय के संबंध में व्यवस्था करने के लिए सरकार की अनुमति। और तीसरा था यहाँ पे कि पहले अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था केवल 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही की जाए। इसी तरह से कई सुझाव उसमें दिए गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर आयोग कहा जाता है। ये 1917 से 1919 तक रहा। इसमें बताया गया है कि सन 1854 में वुड घोषणा पत्र जब सुझाव में दिया गया था, तो इसमें जो है एक सुझाव आया था कि उच्च शिक्षा के लिए भारत में भी विश्वविद्यालय खोले जाएं। तो इस सुझाव के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने 1857 में बम्बई, मद्रास और कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और इसमें जो है लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे, तो उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए सुधार भी किए थे, जिसमें उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया और इसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के लागू होने पर विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य आरंभ हो गया था और उच्च शिक्षा का पुनर्गठन भी किया गया था। हर्टॉग कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो हर्टॉग समिति क्या थी? 1929 में ये आई थी और इसका गठन और सुझाव कैसे हुआ? भारत में शिक्षा संबंधी समस्याओं के अध्ययन और तथा उसके सुझाव के लिए 1929 में भी सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पर हर्टॉग समिति का जो है नाम रखा गया था। इस समिति में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के लिए कुछ सुझाव और दिए गए थे, जिसमें सुझाव इस तरह से हैं कि
शिक्षा के अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाए। तो दूसरा सुझाव था यहाँ पे कि विश्वविद्यालयों उपयुक्त शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए, सभी विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इस तरह से कई सारे सुझाव हार्टॉग समिति में दिए गए थे। इसके बाद आएंगे सरगेंट रिपोर्ट पर, जो 1944 को आई थी। तो सन 1937 में 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने और इसीलिए कई प्रांतों में शिक्षा की बागडोर भारतीयों के हाथ आ गई थी। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा का पुनर्गठन प्रारंभ हो गया था। तो शिक्षा को कैसे पुनर्गठित करना था, इसकी प्रक्रिया पहले से ही चालू हो गई थी। बेसिक शिक्षा आयोग 1937 ने शिक्षा के एक नए प्रयोग को जन्म दिया था, जिसमें 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था और अंग्रेजों ने भारतीय मंत्रिमंडलों की इच्छा के विरुद्ध भारत को भी इस युद्ध में शामिल करना चाहा और इसके विरोध के फलस्वरूप कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो इससे जो है त्यागपत्र दे दिया था कांग्रेस मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के लिए। इस तरह से यहाँ पे सर्जेंट रिपोर्ट के लिए और भी जानकारी दी गई है, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा समिति, प्राथमिक शिक्षा समिति, हाई स्कूल शिक्षा समिति, विश्वविद्यालय शिक्षा समिति आदि के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हम आएंगे भारत में अनिवार्य शिक्षा के लिए आंदोलन। तो कौन कौन से आंदोलन किए गए थे उनको देखेंगे यहाँ पे। इसमें सबसे पहला आंदोलन आ जाता है गोपाल कृष्ण गोखले बिल का जो है आंदोलन है ये। इसमें 1910 को ये हुआ था। इसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर कमीशन कहा जाता था, ये आया। उसके बाद हार्टॉग समिति आती थी 1929 की। वर्धा शिक्षा योजना बेसिक एजुकेशन 1937 आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरह से गोखले बिल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो गोखले कुशल वक्ता, विद्वान होने के साथ ही एक शिक्षक भी थे, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के संबंध में प्रस्ताव दिया था 19 मार्च 1910 में। केंद्रीय धारा सभा में ये जो है उन्होंने प्रस्ताव दिया था। गोखले का प्रस्ताव यहाँ पे पूरी तरह से बताया गया था। इसके बाद उनके विधेयक के बारे में बताया गया है। फिर गोखले विधेयक के सुझाव क्या थे। इसके बाद सेकंड आ जाता है यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर कमीशन कहा जाता है। ये 1917 से लेकर 1919 तक चला। तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। तो इसमें कई सारे क्षेत्र या उसकी समस्याओं से संबंधित सिफारिशों को हल किया गया इस कमीशन के द्वारा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे था हार्टॉग समिति, जो 1929 में आई थी। और हार्टॉग समिति को द्वैध शासन प्रणाली भी कहा जाता है। ये समिति सर फिलिप हार्टॉग के नाम पर ही आई थी। उनकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर इसको हार्टॉग समिति के नाम से जाना जाने लगा।
हॉटॉग समिति के सुझाव और सिफारिशें क्या थी? तो प्राथमिक शिक्षा के संबंधित सिफारिशें थी, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशें थी, उच्च शिक्षा से संबंधित सिफारिशें थी इसमें। इस तरह से यहाँ पे सुझाव भी बताए गए हैं। हॉटॉग समिति का मूल्यांकन कैसे किया गया वो बताया गया है। फिर वर्धा शिक्षा योजना आ जाती है जिसको बेसिक एजुकेशन कहा जाता है 1937। तो अंग्रेजों ने भारत में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी, भारतीयों ने उसे समाप्त करने की मांग की, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन समय को देखते हुए यह अनुभव किया कि भारतीयों को संतुष्ट न होने के कारण द्वैध शासन को समाप्त करना पड़ेगा। तो जब ब्रिटिश को ये महसूस हुआ कि इसे हमें समाप्त ही करना पड़ेगा, इसलिए समय की मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1937 में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इससे भारत में एक नए युग का प्रारंभ हुआ और उस समय भारत 11 प्रांतों में विभाजित था, जिसमें से 7 प्रांतों में कांग्रेस ने चुनावों में विजित होकर अपने जो है मंत्रिमंडल का गठन कर लिया था। तो 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में गवर्नमेंट की ही कांग्रेस का ही चुनाव किया गया था, जिनके मंत्रिमंडल भी गठित हो चुके थे। इसके पश्चात सभी व्यक्तियों का सर्वप्रथम ध्यान तत्कालीन शिक्षा पर दिया गया और इससे सबसे महत्वपूर्ण योगदान महात्मा गांधी का है। तो वर्धा योजना में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है महात्मा गांधी का। इस संबंध में उन्होंने हरिजन नामक समाचार पत्र में लेख लिखने शुरू कर दिए थे और इससे उन्होंने ब्रिटिश कालीन शिक्षा के दोष तथा राष्ट्रीय शिक्षा की नई रूपरेखा को जनता के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया इसमें कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य में जो श्रेष्ठ है उसे संपूर्ण कर प्रकाश में लाना है। तो महात्मा गांधी के द्वारा बताया गया कि शिक्षा का मतलब यही होता है कि बालक और मनुष्य में जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो सर्वोपरि हो, उसे जो है प्रकाश के द्वारा बाहर लाया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बालक की शिक्षा का प्रारंभ हस्तकला से शिक्षा की ओर करना चाहूँगा और गांधी जी ने इस विचार से देश में एक नई शैक्षिक क्रांति का उदय किया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन की बात करते हैं तो 1937 में गांधी जी वर्धा गुजरात में रहते थे और वहाँ के मारवाड़ हाई स्कूल का रजत जयंती समारोह था, जो 22 से 23 अक्टूबर को 1937 में आयोजित किया गया था। इसमें श्री मन्ना रायण अग्रवाल इसके आयोजक थे और इस अवसर पर भारत के प्रसिद्ध शास्त्रियों और राष्ट्रीय नेताओं विचारकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें गांधी जी सभापतित्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस शिक्षा सम्मेलन में वर्धा शिक्षा सम्मेलन कहा गया था। तो ये जो सम्मेलन था अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, इसी को वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा गया और इस सम्मेलन में गांधी जी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इन्होंने तत्कालीन शिक्षा को अपव्ययपूर्ण बताया। उनका मानना था कि देश में 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें शिक्षा सभी को समान रूप से मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। तो इस तरह से वर्धा शिक्षा के बारे में आपको बताया गया। इसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम भी बहुत फेमस है इसमें। तो जाकिर हुसैन समिति क्या थी? सम्मेलन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था उन्हें अंतिम रूप देने के लिए जामिया मलिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति को ही जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। इस समिति को सम्मेलन द्वारा पारित किए गए प्रस्तावों के आधार पर बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। तो इसी संबंध में समिति ने अपने पहली रिपोर्ट जो है 1937 में तथा दूसरी रिपोर्ट 1938 में पेश की थी।
इस समिति ने इस रिपोर्ट को बुनियादी तालीम को बेसिक शिक्षा का नाम दिया था और फरवरी 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और अधिवेशन में इस रिपोर्ट को पेश कर सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था और इस घोषणा को भी किया गया था कि कांग्रेस शासित सभी प्रांतों में इसे लागू किया जाए। इस योजना को वृद्धा शिक्षा योजना के नाम से, बुनियादी शिक्षा के नाम से और वैदिक शिक्षा के नाम से, बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो बेसिक शिक्षा के क्या नियम थे, क्या स्कीम थी ये? तो इसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और पाठ्यक्रम में अंग्रेजी की कोई भी स्थान नहीं दिया गया था इसमें। शिक्षा का माध्यम यहाँ पे मातृभाषा ही थी। शिक्षा किसी भी आधारभूत शिला, शिल्प और उद्योग पर आधारित थी। बालकों की योग्यता तथा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर शिल्प का चुनाव किया जाता था और हस्तशिल्प की शिक्षा इस प्रकार की जाती थी जिससे कि बालक इस शिल्प के द्वारा जीविका का उपार्जन कर सके। तो अपना जीवन यापन करता था इसी से बच्चा। शिल्प की शिक्षा के द्वारा बालक उसके आर्थिक, सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व से भी परिचित होता था। इस तरह से बेसिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे जिसमें आर्थिक उद्देश्य आ जाता है कि बच्चे को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा था यहाँ पे। सांस्कृतिक उद्देश्य आ जाता है, नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य आता है, अच्छा नागरिक बनाने का उद्देश्य आता है, संपूर्ण विकास इसमें किया जा रहा था बच्चों का और सर्वोदय समाज की स्थापना की जा रही थी। इसके बाद वृद्धा बेसिक एजुकेशन जिसको कहा जाता है, इसके सिद्धांत क्या थे? तो पहला सिद्धांत है यहाँ पे कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी गई थी। इसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को और इस शिक्षा का माध्यम यहाँ पे मातृभाषा हुआ करती थी। जन शिक्षा जो है, जन शिक्षा की व्यवस्था की गई थी कि सभी को समान रूप से यहाँ पे शिक्षा दी जाएगी। हस्तकौशलों पर केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी यहाँ पे। आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती थी और शारीरिक श्रम की शिक्षा थी यहाँ पे। इसके बाद बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा में क्या पाठ्यचर्या थी उसको बताया गया है। इसमें हस्तशिल्प, मातृभाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, कला, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, आचरण शिक्षा आदि शामिल थे। यहाँ पे वर्धा विद्यालयों में क्या समय सारणी रहती थी? तो प्रतिदिन 5 घंटे यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद इसकी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं बेसिक शिक्षा की। बुनियादी शिक्षा ही इसका नाम क्यों पड़ा, इसको जान लेते हैं। तो बेसिक शब्द का अर्थ हो जाता है आधारभूत, उर्दू में इसका अर्थ होता है बुनियादी। क्योंकि इस शिक्षा को कई कारणों से आधारभूत और बुनियादी माना गया, इसलिए इसका नाम बेसिक शिक्षा रख दिया गया था। इसमें शिक्षण विधियां कौन सी यूज की जाती हैं? तो इसमें समस्त विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके तब पढ़ाया जाता था। इसके बाद बेसिक शिक्षा के कुछ गुण दिए गए हैं। तो ये क्रिया प्रधान शिक्षा थी। इसमें आत्मनिर्भर बनना सिखाया जाता था बच्चों को, भावी जीवन के लिए उन्हें तैयार किया जाता था। उपयोगी पाठ्यक्रम था इसका। जन शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें बालक का संपूर्ण विकास होता था, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, चारित्रिक हो या व्यावसायिक हो। शिक्षा का माध्यम यहाँ पे मातृभाषा हुआ करती थी। शारीरिक श्रम की भावना थी जिससे विकास होता था बच्चों का। घर, विद्यालय एवं समाज में सामंजस्य बच्चा बिठा पाता था इसमें। फिर इसके दोष बताए गए हैं यहाँ पे। सो थैंक यू एवरीवन। अब हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ से कंप्लीट होती है।